हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अनअकैडमी देश भर में यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, जिनके माध्यम से आप अपने एडुकेटर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और आंसर पोल की सुविधा भी आपको मिलती है। इसके साथ ही स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यानी पीटी मेंस के सिलेबस के हिसाब से पूरे अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं उनको डिजाइन किया गया है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी आपको मिलती है, जिनके माध्यम से आप अपनी कमियों को परख सकते हैं, अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं। और अनलिमिटेड एक्सेस, इसका क्या मतलब है? यदि आपने एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप मेरे साथ अनअकैडमी पे देश के बड़े से बड़े एडुकेटर को लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस सुन सकते हैं। यानी कि एक बार फीस सबमिट कराने के बाद आपका उस कोर्स में अनलिमिटेड एक्सेस होगा। अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप जो एडुकेटर्स हैं वो पढ़ाते हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड यूजर अपने गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल यूजर एप्पल ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। जहां तक बात की जाए सिविल सेवाओं के क्षेत्र में मेरे अनुभव की, तो मुझे यूपीएससी के साथ ही अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस लिखने का अनुभव है। मुझे इंटरव्यू का भी अनुभव है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। इसके साथ ही मैंने अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। जहां तक बात की जाए यूपीएससी और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल विषय की, जो वैकल्पिक विषय होता है, वो मेरा इतिहास रहा है। अनअकैडमी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिलेबस को डिजाइन करता है, जिसमें आप पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, पूरी प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। यानी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे सिलेबस को डिजाइन किया गया है। साथ ही अनअकैडमी में प्लस और आइकॉनिक 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं। प्लस जो सब्सक्रिप्शन है वो आप 1 मंथ से लेके और लगभग 3 साल तक, आप 1 महीने से लेके 3 साल तक प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें तो कम से कम 1 साल का लें। और जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के दौरान ही अपनी सिविल सेवाओं की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, वो 2 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, 1 साल के सब्सक्रिप्शन की फीस 49,500 है। यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको अपनी फीस में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। जहां तक बात की जाए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे? आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक, यानी एक मार्गदर्शक होगा जो हमेशा आपको फीडबैक देगा, आपकी गलतियों को सुधारेगा और आपकी स्ट्रेटेजी में हेल्प करेगा और आपको हमेशा मोटिवेट करके रखेगा। ठीक है। और ये जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ये आप 1 साल से 3 साल तक के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों, यदि आप ललिता YT जो कोड है उसका यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही अनअकैडमी 1 फरवरी से बहुत सारे बैच लॉन्च कर रहा है, जिसमें कंप्लीट 1 साल का जीएस बैच कोर्स है, 2 साल का जीएस जो बैच कोर्स है, एक्सपर्ट बैचेस हैं एंड एनसीईआरटी बैचेस हैं, जो कि 1 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही 6 फरवरी से हमारे वीकेंड जो बैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं। साथ ही आइकॉनिक प्राइस हाइक होने वाले हैं 31 जनवरी से। और आप लोगों को पता है कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो संघर्षों से भरी होती है और उसमें एक मार्गदर्शक हमारे साथ होता है, तो हम अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यदि आपको लेना है तो आप 31 जनवरी से पहले लें, ताकि आप प्राइस हाइक से बच जाएं। यहाँ पे भी यदि आप ललिता YT
कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी फीस में, ठीक है। साथ ही जो अनअकैडमी है वो ऑप्शनल को आइकॉनिक जीएस के साथ और ऑप्शनल को आइकॉनिक जीएस के साथ और ऑप्शनल को प्लस जीएस के साथ कंप्लीट कराती है, जहां पे आप 1 साल से लेके 3 साल तक का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अनअकैडमी ने काफी डिस्काउंट दिया है और यहाँ पे भी यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी कॉम्बैट प्रतियोगिता होने जा रही है 7 फरवरी को 11 बजे, वहां पे आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैं कौन हूं, मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है, मैं आप लोगों को क्या क्या करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि अपने बारे में आप लोगों को बताया, ठीक है, कि मैं ललिता, मुझे 7 वर्षों का एक्सपीरियंस है यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विस और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने का। इसके साथ ही मैंने यूपीएससी के साथ अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू दिए हैं, तो मुझे सिविल सेवाओं के क्षेत्र का बड़ा अनुभव है, ठीक है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और मैंने अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। और जो मैंने पहले एक बात बोली थी उसको मैं रिपीट करना चाहूंगी कि यूपीएससी के साथ ही अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज का जो वैकल्पिक विषय होता है वो मेरा इतिहास रहा है। ये बताने का निहितार्थ क्या है, वो ये है कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस, नेट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस हूं, तो मैंने वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास को पढ़ा है। यानी कि मैं पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ही आपका इतिहास वाला जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट करवाती हुई चलूंगी। बस आपको मेरे साथ लगे रहना है। देखिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। सबसे पहले पीटी और मेंस के प्रत्येक टॉपिक के सभी बिंदुओं की विस्तृत समझ विकसित करना। यूपीएससी जो है ना, वहां पे आप केवल फैक्ट से काम नहीं चला सकते हैं। हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ही विस्तृत सिलेबस है, आपस में इंटरलिंक्ड है। आपको एक एक टॉपिक की समझ बनानी पड़ेगी। एक एक टॉपिक की कहने का मतलब क्या है, आप लोकतंत्र पढ़ रहे हैं तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का जन्म कैसे हुआ, लोकतंत्र के फायदे क्या हैं, ठीक है, या संप्रभुता क्या है, राष्ट्र क्या है, मतलब छोटी छोटी चीजों के ऊपर अवधारणात्मक जो आपकी समझ है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज के बेस पे आप पीटी भी पास नहीं कर पाते हैं। मेंस की तो बात दूर रही, वहां पे तो आपको कंसेप्चुअल चलना ही पड़ेगा। और इस बात को आप यहां से समझ सकते हैं कि जो हमारे मेंस के क्वेश्चन पेपर, जो हमारे प्री के क्वेश्चन पेपर आप लास्ट ईयर्स के देखेंगे, उसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी यदि आपकी होगी तभी आप पीटी पास कर सकते हैं। इस बात को बच्चों आपको समझ के चलना होगा, ठीक है। तो मैं पीटी और मेंस के प्रत्येक जो टॉपिक हैं सभी बिंदुओं की विस्तृत समझ विकसित करूंगी आपके अंदर। पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट हैं, जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, चाहे वो पीटी में एमसीक्यू हो, साथ ही जो मेंस के क्वेश्चंस हैं वो मैं पूरी आंसर राइटिंग आपकी करवाऊंगी, जिसमें आपको पूरी समझ विकसित करवाऊंगी कि फैक्ट का कहाँ रोल है, कंसेप्ट का कहाँ रोल है, आप गवर्नमेंट स्कीम्स को कहाँ एड ऑन कर सकते हैं, ग्राफ कहाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तैयारी आप मेरे साथ करेंगे। इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट फॉर पीटी, ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि पूरा एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे अवधारणात्मक समझ बनाने के बाद। जैसे कि मैंने एक टॉपिक आपको करवाया, उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड लगभग 10-15 क्वेश्चन देखेंगे। फिर हमारी 5-6 टॉपिक को करने के बाद जब हम 5-6 टॉपिक कर लेंगे तो फिर हमारे इकट्ठे एमसीक्यूज की एक क्लास होगी बच्चों, और रिवीजन आपका जो दूसरी क्लास होगी उसमें पहली क्लास का आपका रिवीजन चलता रहेगा। तो ये कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम की तरह ही मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी मुझे लेके चलनी है और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें
पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक कंसेप्ट, फैक्ट एंड डाटाज का किस तरीके से यूज करना है, एंड करंट अपडेट क्लासेस। तो बच्चों करंट अपडेटेड क्लासेस में बीच बीच में आपकी जो भी जैसे मैं पॉलिटी और गवर्नेंस पढ़ा रही हूँ या आईआर पढ़ा रही हूँ, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपका पूरा करंट, उस टॉपिक का पूरा करंट मैं आपको करवाऊंगी, और वो करंट मोर देन सफिशिएंट होगा, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस हो। इस बात को आपको यकीन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो एडुकेटर आपके साथ मेहनत कर रहा है वो आपको भविष्य का सिविल सर्वेंट बनते हुए देखना चाहता है। इस बात को आपको अपने एडुकेटर पे विश्वास करके चलना पड़ेगा, भरोसा करके चलना पड़ेगा, और आपकी उम्मीदों पे हमें खरा उतरना है। इसके लिए हम दोनों को मिलके प्रयास करने होंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी अलग अलग रहेगी हमारी, पीटी और मेंस की स्ट्रेटेजी हमारी दोनों की अलग अलग रहेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फैक्ट के साथ कंसेप्ट जब तक आप लेके नहीं चलोगे तब तक सफल नहीं हो पाओगे। बच्चों इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। ये कोई स्टेट सिविल सर्विसेज या एसएससी का एग्जाम नहीं है। यूपीएससी आपको फैक्ट के साथ अवधारणात्मक समझ, आप भविष्य के सिविल सर्वेंट बनने वाले हो तो आपको बुनियादी चीजों की समझ होनी चाहिए। आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको व्याख्यात्मक ढंग से आप बोल पाते हैं कि नहीं, उसकी बुनियादी समझ आप रख पाते हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है और ये आप सबको समझना पड़ेगा। फिर पिछले वर्षों के प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा, प्रैक्टिस सेट। अब बच्चों हम एक नजर डाल लेते हैं जो हमारे 2011 से लेके 2020 तक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका क्या पैटर्न रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। यूपीएससी जो है ना, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। आप कभी ये सोच के नहीं जा सकते कि मैंने ये टॉपिक कर लिए हैं और मैं मतलब क्वेश्चन आएंगे ही और मेरा पास हो जाएगा। आपको सिलेबस को, पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से फैक्चुअली और कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा और हर एक चीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। और वो अनप्रेडिक्टेबली जो है मैं दिखा रही हूं आपको किस तरीके से आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए 2011 में करंट अफेयर्स पे 13 क्वेश्चन पूछे गए, 2012 में 1 क्वेश्चन। अब जब 13 क्वेश्चन पूछे गए तो बच्चों ने पूरी करंट अफेयर, पूरा मतलब जो भी आता है विजन, दृष्टि, क्रॉनिकल, सब एकदम रगड़ डाला होगा। लेकिन हुआ क्या, अगले साल तो टाए टाए फिश, 1 क्वेश्चन। और उससे अगले साल सोचा होगा कि यार इस बार तो 1 क्वेश्चन पूछा है, यानी कि इस बार 2013 में क्या होगा, यूपीएससी करंट से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन क्या पूछा, 0। 8 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 2016 में 27 क्वेश्चन। लेकिन यदि हम करंट की पिछले 2014 से लेके 20 तक का ग्राफ देखें तो बच्चों हमें दिखता है कि यूपीएससी करंट के ऊपर काफी फोकस कर रही है। और ये कौन सा करंट है, जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी को करंट के साथ अटैच करते हुए पढ़ते हैं। बजट है, सर्वे है, इसके साथ ही पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उनको करंट से रिलेट, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, या फिर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ इवेंट्स होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो पूरा करंट हमारे कहीं ना कहीं टॉपिक से रिलेटेड होता है। हमें करंट को साथ लेके चलना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपको क्लियर है। दूसरा पॉइंट आप हिस्ट्री से देख सकते हैं कि हिस्ट्री से एवरेजन 15 से 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे। वहां पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री तीनों सेगमेंट को करना है, लेकिन ज्यादा फोकस मॉडर्न पे करना है क्योंकि जो पैटर्न होता है वो मॉडर्न का होता है, लेकिन वो कभी चेंज भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया पहले, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन हमें पूरे सिलेबस को पढ़ना है। फिर भी संभावित जो क्षेत्र होते हैं उन पे हमें ज्यादा फोकस होके पढ़ना है। ठीक है, ये मैं आपका हिस्ट्री करवाऊंगी पूरा, इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक। ठीक है, अब ज्योग्राफी बहुत काफी वेटेज रहता है ज्योग्राफी का, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आते हैं हम पॉलिटी पे। सबसे पहले हम पॉलिटी से अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। पॉलिटी पे आप ये देखिए कि 12, 20, 16, 14, 13, 7, 22, 13, 15 एंड 17, यानी आपने एवरेजन देखा कि 15 से 20 तक का जो एरिया है वो पॉलिटी कवर करता है।
पॉलिटी मैं आपको पहले क्यों कवर करवा रही हूँ, उसका रीजन है पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे दीन दुनिया से, जो हम हमेशा देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जो घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, और यकीन मानिए पॉलिटी का सिलेबस भले ही बहुत विस्तृत है, इस बात को मैं भी एग्री करती हूँ, लेकिन अगर आपने एक बार सलीके से पॉलिटी के कंसेप्ट्स को समझना शुरू कर दिया तो आपको पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट लगने लगेगा। आप इस चीज का यकीन रखिए, और इस चीज का यकीन मैं आप लोगों को दिलाती हूं कि एक बार आप पॉलिटी अगर पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको लगने लगेगा कि हाँ पॉलिटी मैगी है। मैगी समझते हैं ना, पानी डाला, मैगी डाली, मसाला डाला, मैगी तैयार। तो हमें लेकिन उससे पहले बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फैक्चुअल बेसिस पे, कंसेप्चुअल बेसिस पे पॉलिटी को समझना पड़ेगा। उसके बाद जब हम एक पूरे ड्यूरेशन में उसको समझ लेंगे तो फिर हम धीरे धीरे बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे, एमसीक्यूज लगाते रहेंगे, और मेंस की स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल डिफरेंट होती है पॉलिटी की। मैं आगे आने वाली क्लासेस में उसके ऊपर विशद चर्चा आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तो पॉलिटी का देखा हमने, बाकी इकोनॉमी है, साइंस टेक है, एंड एनवायरनमेंट है, तो सब अपने अपने उनका अपना अपना वेटेज रहता है, लेकिन मेरा फोकस सबसे पहले आप देखिए पॉलिटी और हिस्ट्री, ठीक है। अब मेंस की स्ट्रेटेजी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो वही लोग नहीं देख रहे हैं जिनको 2021 का पीटी देना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ बड़ा करने का सपना देखा है, और बच्चों आप लोगों के उस बड़ा करने के सपने को पूरा करना ही हमारा उद्देश्य है। उसके लिए हम मेहनत करेंगे और हमारे साथ आप मेहनत कीजिए, तो हम अपनी जो मंजिल है उसको प्राप्त करके ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक सेकंड बच्चों, ये प्रत्येक सिलेबस के बिंदु पर 10 पॉइंट्स को बनाकर दूंगी। इसका क्या मतलब है? जिसे आपको याद करना है और उसका उपयोग अपने उत्तर लेखन में हमेशा करना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेंस दिया होगा, चाहे वो स्टेट सिविल, अभी आप यूपी पीसीएस का मेंस अगर आपने दिया होगा तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी का मेंस लगभग एक जैसा हो गया है। 20 क्वेश्चन आते हैं बच्चों मेंस में, 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उन 20 क्वेश्चन को जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो आपने, या आप टेस्ट सीरीज देके देखिए, आपको इस बात का पता लगेगा। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पीटी नहीं हुआ है, या जो मेंस देने का जिनको मौका नहीं मिला है, वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से इस बात को जान सकते हैं। बच्चों 20 क्वेश्चन होते हैं। जब आप पहला क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, तो इसका जब आप निष्कर्ष लिख रहे होते हैं ना, तो आपको दूसरे क्वेश्चन का प्रश्न पढ़ना होता है सरसरी निगाह से क्या है, और दूसरे क्वेश्चन को जब आप लिख रहे हो तो तीसरे, आपको इतनी स्पीड वहां पे मेंटेन करनी पड़ती है कि आपका दिमाग फटने को हो जाता है। आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, कंसेप्ट्स याद होने चाहिए, और कुछ कुछ जो मुख्य जो बिंदु हैं, मुख्य बिंदु का मतलब क्या है, जैसे राज्यपाल के पद से संबंधित बातें हैं, या आप जो भी जो अध्यक्ष पद से है, राज्यसभा की जो शक्तियां हैं, या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इन सब ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स हैं, या सोशल इश्यूज के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, गरीबी, भूखमरी, सोसाइटी में आप महिला, जो ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा वृद्धों पे, महिलाओं पे, तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक है जहां पे आपको कुछ पॉइंट्स यदि याद है तो बस क्वेश्चन आया, आपको उस क्वेश्चन का जो उसमें जो भी पूछे गए शब्द हैं उनको तो व्याख्यायित करना ही है। लेकिन यदि आपको पॉइंट्स याद हैं तो आपने उन पॉइंट्स को अपने आंसर में लिख दिया। इस तरीके के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। वो नोट्स जो भी 50-100 पेजेस के आपके पास हों, उनको आप बार बार रिवाइज करते रहें, मगअप करते रहें, ठीक है, ताकि जो इजी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आप बहुत अच्छा कर सके, और उसके पॉइंट सोचने में आप समय ना गंवाएं। इस बात को समझिए, मेंस में समय नहीं होता है। हमको अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा कि हम सभी 20 के 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, और सभी 20 के 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, और जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, उनकी जो क्वेश्चंस की डिमांड है वो हमसे ना छूटे। हम अपनी
तरीके लिख सकें और हम अपने निष्कर्ष को बेहतरीन तरीके से लिख सकें। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन में आर्टिकल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, फैक्ट, डाटा का यूज कैसे करना है, आपको बच्चों कुछ कुछ ना आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे। यदि आपको कुछ कुछ आर्टिकल्स याद हैं, जैसे आप पॉलिटी का क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यूज कीजिए। ठीक है, बहुत उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट स्कीम से महिला के ऊपर आई, आपको 10 स्कीम याद है, 10 लिखने का स्कोप नहीं है, आपने 5 बढ़िया वाली स्कीम लिख दी। वृद्धों के ऊपर, दिव्यांगों के ऊपर क्वेश्चन आया, अल्पसंख्यकों के ऊपर आया, SC ST के ऊपर क्वेश्चन आया, तो कुछ स्कीम्स यदि आपको याद है, डायरेक्ट लिखा, आपका काम हो गया। फिर डेटा का यूज कैसे करना है, ये हम साथ साथ में आपको बताते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हर प्रश्न में भूमिका और निष्कर्ष को संक्षिप्त रूप में बेहतर कैसे लिखना है, ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ दोस्तों, जो हिंदी मीडियम है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, वो भूमिका में ही पूरा आंसर लिख देना चाहता है। ठीक है, भूमिका में ही जो हमारी भूमिका होती है उसी में सोचता है कि हम पता नहीं जितना हमारे पास दुनिया भर का ज्ञान है सब उलट दें, एकदम एग्जामिनर भूमिका पढ़ेगा और एकदम गदागद हो जाएगा और दे देगा नंबर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब मैं आपको मेंस की आंसर राइटिंग करवाऊंगी ना, एक क्वेश्चन के बच्चों, एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है 12 नंबर का, इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के लिए डिस्कस कर रही हूं यहाँ पे। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 12 नंबर का। ठीक है, अब उस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यहाँ पे कुछ और पूछा है, कुछ और पूछा है, कुछ और पूछा है। यदि आपने इसी भाग को भर दिया, फोकस होके लिख दिया, तो आपके मार्क्स 4 नंबर में से ही आएंगे। यहाँ पे आपने 1 पॉइंट लिख के छोड़ दिया, एक और निष्कर्ष लिख दिया, और आप खुश हैं कि इस बार तो एकदम नैया पार लग जानी है, लेकिन ऐसे नैया पार नहीं लगेगी। यूपीएससी ना एक स्ट्रेटेजी के तहत पास होता है, इस चीज को आप समझिए। जब हम इन 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके तीनों पार्ट पे जब बराबर का हम प्रेफरेंस देंगे, जब बराबर एक इक्विवेलेंट भाग में हम तीनों भागों को कवर करेंगे, तब हमें 4, 4, 4 यानी कि 12 नंबर में से नंबर मिलेंगे। तो हमें भूमिका को संक्षिप्त तरीके से लिखते हुए जो क्वेश्चन की डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार अपने क्वेश्चन को गढ़ना पड़ेगा। इस चीज को आप समझते हैं? आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बहुत रणनीति चाहिए, युद्ध लड़ने से कम नहीं है यूपीएससी पास करना। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। उसके बाद डायग्राम का यूज करके उत्तर की गुणवत्ता को बढ़ाना। यहाँ डायग्राम का यूज करने से क्या मतलब है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे आप डायग्राम्स बना सकते हैं बहुत इजीली। और आपको क्या करना है ना, आपको डायग्राम्स के 15-20 पेजेस के नोट्स बना लेने हैं और उन्हें ही रिवाइज करना है। और जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, या फिर जब आप आंसर लिख के मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे भेजेंगे, मैं आप लोगों के आंसर चेक करूंगी, तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कहाँ आपको डायग्राम यूज करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं। क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन में तो आप डायग्राम नहीं ही यूज कर सकते हैं, इतना स्कोप नहीं होता है, वहां पे सोचने का इतना मौका हम लोगों को नहीं मिलता है। एग्जाम देने के बाद तो हम सोचते हैं अरे भाई ये भी लिख लेते, वो भी लिख लेते, लेकिन वो वहां पे पॉसिबल नहीं होता है। तो बच्चों, वहां पे आपको क्या तैयार करना है, कैसे लिखना है, इसकी पूरी एक रणनीति आपको पहले से बनानी पड़ेगी। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के अंत में यूज होने वाले शब्दों जैसे कि आलोचनात्मक परीक्षण, या ठीक है, जैसे कि आलोचनात्मक परीक्षण, मूल्यांकन, विश्लेषण, डिस्कस करो, विस्तार इत्यादि को ध्यान में रखते हुए उत्तर की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। यानी कि अलग अलग जो ये लास्ट में एक टैग लाइन होती है ना बच्चों, इसका बहुत अलग अलग मतलब होता है। ये आने वाली जब हम मेंस की क्लासेस पढ़ेंगे तो एक एक वर्ड की विस्तृत व्याख्या मैं आपको बताऊंगी, और ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन की जो डिमांड है, यदि आप उसको लिखते हैं तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। मेंस की स्ट्रेटेजी में आगे ही बढ़ना है तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, वो एक अथाह समुंदर है। आप मतलब दुनिया की हर चीज को पढ़ लो, पढ़ने के लिए तो सारा जहां पड़ा है, लेकिन आपको
विद्वान नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करना है, ठीक है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या जो भी आईआरएस बनना है, या जो भी सिविल सर्विसेज की जो भी पोस्ट होती हैं आपको वो करना है। आपको एक जज्बा दिखाना है, आपको समाज के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। तो बच्चों टॉपिक पे आते हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या छोड़ना है। ये कौन बताएगा आपको? ये आपका एजुकेटर, ये आपका मेंटर आपको बताएगा, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान में रखना है कि, और ये कैसे क्लियर होगा, जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं 20 साल में जो पूछे जा रहे हैं, उनके आधार पे हम कुछ कुछ आकलन करते हैं, और हर साल जो पेपर आता है उसका हम एक एजम्पशन लगाते हैं कि हाँ इस साल ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उनपे हमें काम करके ही जाना है। और यकीन मानिए जब वो तैयार किए हुए क्वेश्चन आते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन को लिखने में 12 मिनट लगाते हैं उस क्वेश्चन को आप 7 मिनट में लिख लेते हैं, क्योंकि आपको चीजें याद होती हैं। तो क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, ये मैं आपको बताऊंगी। आप पूरी स्ट्रेटेजी को मेरे साथ, पूरे सिलेबस को आप तैयार कीजिए, जुड़े रहिए, और मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि कम से कम जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको हर चीज मिलेगी दोस्तों। मैं आपके साथ मेरे कई साथियों के जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, अलग अलग सिविल सर्विसेज में वो सिलेक्टेड हैं, उन लोगों के साथ उनकी सफलता की रणनीति पे चर्चा करती रहूंगी बार बार, ताकि आप लोगों को ये लगे कि हमारी कमियां कहाँ हैं, हमें कहाँ सुधार करना है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है, हमें कहाँ सुधार करना है। ये बात आपको समझ में आया कि हमें कहाँ सुधार करना है। ये चीज आपको कब पता लगेगा? जब आप सिलेक्टेड लोगों के अनुभवों को देखते हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ कमियां की हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ जो है सकारात्मकता दिखाई है अपने एग्जाम को लेके, तो ये चीज आपको वहां मिलेगी। यानी कि जो टॉपर टॉक सेशंस होंगे उनके माध्यम से आप अपनी कमियों को सुधार सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सफल व्यक्तियों के जीवन से सीखना है हमें कि उन्होंने कहाँ कहाँ ठोकरें खाई हैं, ताकि हम ठोकरें ना खाएं, हमें सफलता आसानी से मिल जाए, ठीक है। इसके साथ ही कमिंग सून मैं क्या क्या लेके आने वाली हूँ। सबसे पहले पॉलिटी हम पढ़ेंगे 2021-2022 के लिए, जिसमें हम मेंस पढ़ेंगे, जिसमें हम पीटी पढ़ेंगे। सबसे पहले मेंस पढ़ेंगे, पॉलिटी करंट अफेयर 1 ईयर फॉर 2021 पीटी एंड मेंस। जो भी आपका आने वाला पीटी और मेंस है उसके लिए मैं पूरे 1 साल का करंट आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है, जिसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर एक जगह से करंट पढ़ ले, एक चीज को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, आप क्या है ना, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, और लास्ट में क्या हो जाओ, डब्बा, कुछ नहीं याद है। अरे भाई विश्वास करो, एक चीज पढ़ो, और जब आप एक चीज पढ़ लोगे ना, तो उसी को बार बार हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। जितना रिवाइज करोगे, जितने एमसीक्यूज लगाओगे, या मेंस में जितनी आंसर राइटिंग करोगे, उतना आप लोग बेहतर कर सकोगे, ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू प्री में मैं आप लोगों को करवाऊंगी। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस जो प्री वाले होंगे और मेंस वाले होंगे, आपको मैं गवर्नेंस पढ़ाऊंगी, सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगी, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाऊंगी। इसके साथ ही हम जल्दी ही हिस्ट्री पीटी के लिए शुरू करेंगे, मेंस के लिए हिस्ट्री, जिसमें डिटेल्ड क्लासेस होंगी, उत्तर लेखन अभ्यास होगा, पिछले 10 सालों का कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या यूपीएससी का एरिया है, क्या यूपीएससी की डिमांड है। तो हर एक चीज पे डिटेल्ड वे से हम इतिहास को साथ में पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, एस्से, और इसके साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ये मेरे प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। और बच्चों आगे आने वाले समय में हम एथिक्स के कुछ पोर्शंस भी साथ लेके चलेंगे, और कुछ जो हमारी सोशल इकोनॉमी होती है उसके पोर्शंस भी मैं आप लोगों के साथ लेके आऊंगी, ठीक है।
ये राज्य व्यवस्था में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग मैंने आप लोगों को बताया कि 15 से 20 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से हमेशा, जो हमारा सेकंड पेपर है पॉलिटी वाला, राज्य व्यवस्था वाला जो टॉपिक है, उससे पूछे जाते हैं पीटी में। मेंस में भी बच्चों लगभग 100 से 120, 125, कई बार 130 अंकों तक सेकंड पेपर से आता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, जो पॉलिटी वाले एरिया से आता है ये हमको ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जीरो से शुरू कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यूपीएससी एक एग्जाम है जिसके 3 पार्ट होते हैं। पीटी होता है, मेंस होता है और आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, सबसे पहले पीटी यदि आपने पास किया तो आप मेंस में बैठेंगे, और यदि मेंस पास किया तो इंटरव्यू में बैठेंगे, और इंटरव्यू यदि पास हो गया तो आप क्या बनेंगे? भविष्य के सिविल सर्वेंट, जो देश की दशा और दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो कितने लोगों का आप कल्याण कर सकते हैं ये आपको तब पता लगेगा जब आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमने समझ लिया, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। उसके बाद दोस्तों पीटी के 2 पार्ट होते हैं, आप लोग जानते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, ठीक है, जनरल स्टडीज का, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। इस जनरल स्टडीज में हम अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग एरिया से, जिसमें हमारा पॉलिटी है, गवर्नेंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, इसके पश्चात हमारा इकोनॉमी है। तो ये सारे पोर्शन हम जीएस जनरल स्टडीज में, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद दोस्तों सी सेट वाला जो क्वेश्चन है, सी सेट में 80 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग होता है। यदि आपकी बुनियादी रीजनिंग और इंग्लिश और जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल आपका बढ़िया है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यानी पीटी में 2 पार्ट हो गए, एक जनरल स्टडीज का पेपर आ गया और एक हमारा सी सेट का पेपर आ गया। जनरल स्टडीज दोस्तों मेंस की यदि हम बात करें, ठीक है, मेंस की यदि हम बात करें तो जो जनरल स्टडीज, जो टोटल मेंस होता है 1750 मार्क्स का। ठीक है, इसमें से आपको जनरल स्टडीज के 1000 मार्क्स, 500 आपका ऑप्शनल, आपको ऑप्शनल बहुत पकड़ के रखना है। ऑप्शनल पे आपकी समझ बहुत बेहतर होनी चाहिए, और ऑप्शनल आप तब बेहतर कर सकते हैं जब आपकी फैक्चुअल नॉलेज के साथ आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज है वो बहुत ही क्लियर हो। ठीक है, तो हमने ऑप्शनल देख लिया, यानी कि 500 का हमारा ऑप्शनल आता है, और इस पे हमें बहुत बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं यदि हम बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करें तो। उसके बाद दोस्तों एस्से आता है हमारा 250 मार्क्स का। अब इस एस्से में मैं आप लोगों को एक चीज जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि हम 2 विषय बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जीएस का पेपर सेकंड पूरा पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर, और हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आप इस चीज को यकीन मानिए कि यदि आप सेकंड पेपर को बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो एस्से एक वहां से हर साल आता ही आता है। आपको एस्से में एज रहेगा, तो आप आगे रहेंगे बहुत लोगों से। तो आपको एस्से पे अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, और वो पकड़ आप कब बना सकते हैं? जब आप कुछ चुनिंदा टॉपिक्स, जो चुनिंदा विषय होते हैं, उन पे आप अपनी बेहतर समझ बनाते हैं। और आप यकीन मानिए, आप एस्से मेरे साथ करेंगे तो आपको एस्से 10 ऐसे लिखने के बाद लगेगा कि अरे, हम किसी भी टॉपिक पे, बस हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हम बहुत बेहतरीन ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे बहुत ही सरल पेपर होता है। दूसरी बात, इस पे बच्चे बहुत कम मेहनत करते हैं। जो सबसे बड़ी शिकायत मुझे रहती है वो एस्से पे बहुत कम मेहनत करते हैं। जितनी मेहनत हम जीएस पे, ऑप्शनल पे करते हैं, हमें एस्से 250 मार्क्स का है। और इस चीज को आप जानिए कि इस 250 जो नंबर हैं उनमें से आने वालों के 40 भी आते हैं, और 250 में 160, 170 तक भी आते हैं। बच्चों मेरे खुद 161 मार्क्स आए थे एस्से में 2016 के मेंस में। ठीक है, तो इस चीज को हमें
ध्यान रखना है। यानी कि हमारा जो मेंस पैटर्न हो गया बच्चों, उसमें क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है कि मेंस कितने का है। मेंस कितने का है? 1750 मार्क्स का मेंस है टोटल, जिसमें से 1000 हम जीएस को कवर करके लेंगे, 500 हम ऑप्शनल को कवर करके लेंगे और 250 जो अंक है वो हम एसए को कवर करके लेंगे। ये उन नए बच्चों के लिए है जिन्हें अभी तक यूपीएससी का जो पैटर्न है उसकी समझ नहीं है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब बच्चों जीएस में भी 4 पेपर हैं, आप लोगों को पता है। जो अनुभवी स्टूडेंट्स हैं उनको तो पूरा याद होगा, लेकिन उन्हीं अनुभवी स्टूडेंट्स में से यदि मैं पूछ लूं कि सिलेबस किस किस को याद है, किस किस को याद है सिलेबस, कोई नहीं बता पाएगा। ये जो है ना, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम सिलेबस के हर एक टॉपिक को तो याद करते घूमते हैं, सिलेबस के हर एक टॉपिक, सब टॉपिक का हम पूरी विस्तृत व्याख्या पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लेकिन सिलेबस याद नहीं है यार। गजब की बात है। तो सबसे पहली चीज हमें ये याद रखनी होगी कि हमें पूरे सिलेबस को याद करना होगा। ठीक है, चिपका लो अपनी दीवार पे, उठते हो ना और जब भगवान का नाम लेते हो उसी समय एक बार थोड़ा सा सिलेबस भी देख लिया करो। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो आपको आपका सिलेबस याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जीएस फर्स्ट पेपर 1 जो होता है, जीएस का 1 होता है, जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से सुन लें। इसमें हम इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री में हमारा पूरा एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री के भी टॉपिक इसमें इंक्लूड रहते हैं बच्चों। यानी कि हमारी कंप्लीट हिस्ट्री इसमें रहेगी, आर्ट एंड कल्चर रहेगा, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद हमारी सोसाइटी। ठीक है, ये टॉपिक हम जीएस फर्स्ट में कवर करते हैं। ठीक है, जीएस पेपर 2 में हम देखेंगे कि हम गवर्नेंस पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस पढ़ेंगे और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे। हम यदि इन सारे टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो हम अपने 250 मार्क्स का पूरा कवर कर लेंगे। यानी इसका जो हमारा फर्स्ट पेपर था 250, 250, 250 एंड 250, टोटल 1000 मार्क्स। तो ये हमारे 4 भागों में डिवाइड होते हैं। तो पेपर सेकंड आपने देख लिया। पेपर फर्स्ट में आपने इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, और सेकंड पेपर का आपका पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और आपका सोशल जस्टिस और आपका इंटरनेशनल रिलेशन। थर्ड पेपर में आते हैं। थर्ड पेपर में आपका सबसे पहले यहाँ पे होता है इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमी डेवलपमेंट आ जाएगा आपका, इसमें सिक्योरिटी आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी जो आपका एनवायरनमेंट वाला जो पोर्शन होता है, बायोडाइवर्सिटी आ जाएगा और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाएगा और आपका साइंस एंड टेक आ जाएगा। यानी कि इसमें हम अलग अलग ये 5 चीजें पढ़ते हैं, जिसमें हमें इकोनॉमी पढ़नी है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, सिक्योरिटी पढ़ना है और आपका साइंस एंड टेक पढ़ना है। ठीक है, थर्ड पेपर तक क्लियर है। उसके बाद हम फोर्थ पेपर पे आते हैं। फोर्थ पेपर है हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये यूपीएससी में 7-8 साल पहले जो एक नया ऐड किया गया पेपर है, बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही सरल है। इस पे भी आप लोगों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो बच्चों होपफुली आप इस चीज को समझ गए होंगे कि हमारी परीक्षा का पैटर्न क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। ये चीजें मैंने आपको समझा दी। इसी के साथ मैंने अपनी क्वालिफिकेशंस बताई, मैंने आपको अपनी जो रणनीति है मेरी, आप लोगों के साथ कैसे मेहनत करनी है, वो मैंने आपको बताई। आपको बताया कि हम सबसे पहले पॉलिटी वाले पोर्शन को लेके चलेंगे, उसके साथ ही हम हिस्ट्री पीटी पढ़ेंगे, हम करंट जो रिलेटेड क्लासेस पढ़ेंगे, इसके साथ ही हम सोशल जस्टिस पढ़ेंगे, गवर्नेंस पढ़ेंगे, आईआर पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, सिक्योरिटी पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ेंगे, एसए पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। आप लोगों को मेरे साथ मेहनत करना है और जो सपना आपके माता पिता ने देखा है वो सपना आपको साकार करना है। अपने ऊपर विश्वास रखना है और केवल विश्वास रखने से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लगना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो वो हौसला बनाए रखना है, वो हिम्मत बनाए रखनी है और रणनीतिक तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। मैं उस पूरी तैयारी में आप लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों का मार्गदर्शन करती रहूंगी। और लास्ट में मैं एक बात और बताना आप लोगों को चाहूंगी कि आप अनअकैडमी ललिता कुमारी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जुड़ सकते हैं। प्रत्यक्ष तौर पे अगर आपको क्लासेस समझ नहीं आ रही है, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आप आंसर राइटिंग करके मुझे दिखा सकते हैं। और यकीन मानिए यदि आप आंसर मुझे लिख के दिखाएंगे, मैं उसको चेक करूंगी और मुझे खुशी होगी कि आप लोगों के अंदर वो जिजीविषा है कि आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप की और इस देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इजाजत लेती हूँ दोस्तों। साथ में एक बात और बताना चाहूंगी कि यदि आप ललिता YT कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।